ओके। हेलो एवरीवन। ये हम लोग का वेक्टर का दूसरा वीडियो है। हम लोग इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर से। ठीक है। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है। तो जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि इट इज़ द मिनिमम एंगल व्हेन बोथ वेक्टर्स आर आइदर हैविंग टेल टुगेदर और हेड टुगेदर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी दो वेक्टर को या तो उसके टेल टुगेदर या उसके हेड टुगेदर अरेंजमेंट में रखते हैं, तब उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है कि सपोज कीजिए कि आपको दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और इसके बीच का एंगल हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों वेक्टर को या तो हम लोग टेल टुगेदर वाइज अरेंज करेंगे या फिर हेड टुगेदर वाइज अरेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेल टुगेदर अरेंजमेंट में आते हैं। तो अगर हम लोग टेल टुगेदर अरेंजमेंट में आते हैं तो इस वेक्टर को अरेंज किया जा सकता है। मैं वेक्टर ए को ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है, और वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता। तो अगर आप वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर बी कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट इसको पैरेलल रखा हूँ, फुल पैरेलल तो पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, लेकिन मैं इसको ऑलमोस्ट पैरेलल रखने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेक्टर बी। अब यहाँ पर हम लोग का दोनों वेक्टर का क्या है, टेल टुगेदर है। अब फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन बोलता है कि जब आपका टेल टुगेदर हो तो उस समय जो दोनों वेक्टर के बीच के मिनिमम एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम एंगल ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। हाँ, मिनिमम एंगल कहने का मतलब होता है कि हम लोग एंगल इस साइड से नहीं लेकर, बाहर से नहीं लेकर, हम लोग छोटा वाला एंगल लेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है हमेशा 180 से छोटा ही होता है, क्योंकि आप अगर एंगल ये बढ़ने लगा तो ये 180 तक बढ़ सकता है, और उसके बाद हम लोग एंगल दूसरी साइड से, जहाँ जैसे यहाँ पर इस साइड से हम लोग मेजर करें तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग एंगल दूसरे साइड से मेजर करने लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हाँ, अगर हम लोग बात करें हेड टुगेदर करने पर क्या सेम एंगल आएगा, तो बिल्कुल आएगा। अगर इसी वेक्टर को हम लोग, वेक्टर बी जो है उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर कर इसके हेड पे लाएं, तो इसको हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। वेक्टर ए को मैं ऐसे छोड़ दूंगा और वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करूंगा, और पैरेलली शिफ्ट कर कर इसका हेड यहाँ पर लाया जाएगा। तो अगर आप हेड वहाँ पर लाएंगे तो वेक्टर बी कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, वेक्टर बी कुछ ऐसे आएगा। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। लास्ट टाइम वेक्टर बी आपका यहाँ था, लास्ट टाइम वेक्टर बी आपका यहाँ था, तो उस टाइम मैंने बोला था कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए होगा। इस टाइम मैंने क्या किया है कि वेक्टर बी को इसके ए के हेड पर लाया हूँ। ठीक है, अब वेक्टर ए के हेड पे आएगा तो ये जो एंगल होगा मिनिमम एंगल, वो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। और आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जब टेल टुगेदर हो उस टाइम का एंगल और जब हेड टुगेदर हो उस टाइम का दोनों एंगल क्या होता है, सेम। डायग्राम से आप देख सकते दोनों एंगल हमेशा क्या होगा, सेम। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन में ज़रूर पड़ते हैं। ठीक है, अब चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो हम लोग को बताना है कि एंगल कितना है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर तो आपका टेल टुगेदर है नहीं, इसको आप देखेंगे तो हेड टू टेल अरेंजमेंट है। तो क्या कर सकते हैं कि या तो हम लोग फुली शिफ्ट कर दें, या तो हम लोग फुली शिफ्ट कर दें, या हम लोग क्या करें कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि वेक्टर ए को आप आगे लाइएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब ए और बी का जो है टेल टुगेदर आ जाएगा, ए और बी का टेल क्या होगा, टुगेदर आ जाएगा। अब टेल टुगेदर होगा तो इस मोमेंट पे ये जो एंगल होगा ए और बी के बीच का, वही हम लोग एंगल बिटवीन क्या बोलेंगे, वेक्टर। और जो कि आप साफ देख सकते हैं वो हो जाएगा
टोटल स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 माइनस 150 जो कि आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो आ जाएगा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में देखा होगा कि इसमें ए और बी के सपोज किसी एक को हम ए मानते हैं, किसी एक को आप बी मानते हैं। तो इस केस में हम लोग को ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एंगल 30 हो गया, टेल टुगेदर तो ऑलरेडी है। ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब ये एंगल 45, तो टोटल जो एंगल हो जाएगा थीटा जो होगा, इस केस में हम लिख सकते हैं 30 प्लस 45 जो कि आपका आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर आपका बी हो गया। अब आपको यहाँ फिर से आप देखेंगे तो टेल टुगेदर मैनर नहीं है। तो टेल टुगेदर कैसे करेंगे? चलिए हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम लोग वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब आपका जो होगा ये एंगल जो कि दोनों का टेल टुगेदर होने पे आ रहा है, ये एंगल, क्योंकि वेक्टर बी आपका ऊपर की तरफ है और वेक्टर ए आपका इस तरफ से है, आप देख रहे हैं, उसको हम लोग को शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा कि ये आपका 30 दिया हुआ है, तो ये एंगल जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। या ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू होगा हम लोग बोल सकते हैं ये थीटा जो इस ट्रायंगल में, इस पूरे ये थोड़ा मैं चेंज कर लूँ कलर, तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये जो थीटा है वो एक्सटर्नल एंगल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा एक्सटर्नल एंगल वो होगा डिस्टेंट इंटरनल एंगल के सम के बराबर। तो डिस्टेंट इंटरनल एंगल आपका हो जाएगा, एक हो गया है 45 डिग्री और एक हो गया है 60 डिग्री। ये जो है डिस्टेंट इंटरनल एंगल है 60 डिग्री एंड ये विल बी 45 डिग्री जो कि आ जाएगा आपका 105 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थर्ड में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हेड टुगेदर है। अब हेड टुगेदर तो हम लोग को बस ये एंगल निकालना है। चलिए मैं फिर से वही ट्रिक यूज़ करता हूँ कि अगर आपको ये थीटा निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 110 डिग्री होगा वो है आपका एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल दिस, ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल जो होगा 110 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंट इंटरनल एंगल। मतलब जो होगा वो 30, ये थीटा और ये 45 डिग्री के सम के बराबर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस विल इक्वल टू थीटा प्लस 45 डिग्री। तो थीटा का यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा शायद आपका जो आ जाएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं 65 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगा 65 डिग्री। सही है कैलकुलेशन? बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपका जो हो जाएगा थीटा निकालना है। इस साइड से आपका 60 है, इधर 90 है, ठीक है। तो 60 और 90 हो गया 150 और फिर ये हो गया आपका 45, तो होगा 195, ठीक है। तो ये 195 मतलब जो कि गलत है। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हो सकता है 180 तक ही हो सकता है, क्योंकि आप इस साइड से लेते हैं तो एंगल बड़ा होगा ऊपर साइड से, और आप नीचे साइड से लेंगे तो होगा 180 से छोटा। और मैंने बोल रखा है कि दोनों वेक्टर के बीच का जो मिनिमम एंगल होता है वो तो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो इसलिए मैं इस साइड से कैलकुलेट करूंगा, और इस साइड से कैलकुलेट करने पे मैं क्या बोलूँगा कि ये जो एंगल होगा 30 होगा, ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा और ये एंगल आपका 90 होगा। तो जो थीटा हो जाएगा आपका 90 प्लस 30 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, जो कि आ जाएगा आपका 165 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए। तो बस आपको इतने सारे पॉइंट ध्यान है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है क्वेश्चन बनने के लिए। ओके,
चलिए अब हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। ठीक है, कि हम लोग दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर ऐड करना सीख क्यों रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको ये होता है कि सपोज कीजिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है। तो सपोज कीजिए कि आप 5 मीटर फॉरवर्ड चला और आपने फिर 4 किलोमीटर बैक चला। पहले आप 5 किलोमीटर फॉरवर्ड गए, फिर आप 4 किलोमीटर बैकवर्ड गए। तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, और जो बैकवर्ड गए हो गए आप 4 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ आपका फाइनली 1 किलोमीटर हुआ। आपने बस 1 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्टेंस आपको है वो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 9 किलोमीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बस 1 किलोमीटर ही हुआ है। मतलब क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन भी देख रहे हैं। डिस्टेंस जब ऐड कर रहे थे उसमें हम लोग ने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, 5 + 4 हो गया 9 किलोमीटर। लेकिन जब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आदमी आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो इस तरह से ये तो थोड़ा आसान था, लेकिन हम लोग को अगर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आदमी वो आगे पीछे नहीं जाकर पहले वो सीधा जाए, फिर वो लेफ़्ट चला जाए या राइट चला जाए। तो इस केस में हम लोग को ऐड करने के लिए थोड़े अगले टेक्निक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उन सारे टेक्निक्स को निकालने, मतलब वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी जो हैं उसको कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का एडिशन बिल्कुल आसान से, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो पहला तरीका है वो निकालने का, वो है ट्रायंगल लॉ। हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। फिर आपका हो गया है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, नाम से ही है कि इसमें पैरेललोग्राम बनाया जाएगा। फिर आपका पॉलीगॉन लॉ बेसिकली दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए होता है, टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स। फिर है आपका रेजोल्यूशन मेथड। ठीक है, अब रेजोल्यूशन मेथड ये क्या है कि इसमें हम लोग 2 वेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, 3 वेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। और बेसिकली रेजोल्यूशन मेथड क्या है कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, आप रेजोल्यूशन को फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है वेक्टर को ऐड करना। ठीक है, तो हम लास्ट में पढ़ेंगे रेजोल्यूशन मेथड, जो कि हम लोग रेजोल्यूशन के बाद पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बैक टू बैक पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रायंगल लॉ से हम लोग वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को ऐड करने के लिए आप लोग का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि हम लोग सबसे पहले इसको यूज कैसे करेंगे। तो लिखा हुआ है कि टू ऐड टू वेक्टर्स, जो कि आपका है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बोथ वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन हेड टू टेल मैनर। मतलब हम लोग दोनों वेक्टर को हेड टू टेल वाइज अरेंज करेंगे। Then the resultant is taken from the tail of vector A to the head of vector B। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे, दोनों वेक्टर का हेड टू टेल मैनर में अरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जो रिजल्टेंट होगा ए के टेल से चलेगा और बी के हेड पे जाकर ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो मैंने यहाँ एक ऑलरेडी 2 वेक्टर ले रखा है ए और बी। ठीक है, आपको वेक्टर देगा तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि एंगल कितना है, लेंथ कितना है, सब कुछ मेंशन करेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी 2 वेक्टर ले रखा है कि वेक्टर ए और बी, और इसको हम लोग को सपोज कीजिए ऐड करना हो ट्रायंगल लॉ को यूज़ करते हुए। तो ट्रायंगल लॉ को यूज़ करना है तो मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि दोनों वेक्टर को हेड टू टेल मैनर में अरेंज करूँगा। बिल्कुल आसान सा बात है, लॉजिकल चीज़ है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो ए वेक्टर आपका ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया वेक्टर ए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करूँगा मैं, और वेक्टर बी को लाऊंगा ए के हेड पे। तो वेक्टर बी को अगर पैरेलली शिफ्ट किया जाएगा तो लगभग कुछ वेक्टर बी ऐसे नज़र आएगा। ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है,
आपको एंगल वगैरह दे दी जाएंगे कि कितने एंगल पे दोनों वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर बी। अब क्या बोल रहा है लास्ट लाइन बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो होता है वो ए के टेल से शुरू होता है, मतलब यहाँ शुरू होगा, और बी के हेड पे जाकर ख़त्म होता है। तो रिजल्टेंट जो होगा ए और बी का कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग को इस वेक्टर में एडिशन में यही निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है कि रिजल्टेंट जो है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब रिजल्टेंट के जो है वेक्टर उसके हम लोग को निकालना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। क्योंकि किसी रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब किसी वेक्टर को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से और उसके डायरेक्शन से। तो इसलिए हम लोग को रिजल्टेंट का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, ये जो है वो आपका डेफिनेशन हो गया। लेकिन हम लोग को लॉजिकली सोचनी, सपोज कीजिए कि आपको वेक्टर बिल्कुल नहीं आता हो, ठीक है, वेक्टर हम लोगों ने ज़रा सा भी नहीं पढ़ रखा है, और आपको सिंपल लॉजिक वाइज पूछा जाए कि हम लोग रिजल्टेंट आखिर ए के टेल से बी के हेड तक तो बोला जाता है, तो वो तो डेफिनेशन बोल दिया, लेकिन हम लोग को लॉजिकली कैसे सोचा जाए कुछ भी चीज़ को, कि लॉजिकली क्यों हम लोग ए के टेल से ही लेते हैं और बी के हेड तक ही क्यों आते हैं, क्यों ना हम लोग बी के हेड से ए के टेल तक जाएं वगैरह जो भी हो। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर सोचिए कि आप वेक्टर नहीं पढ़े, आप बस ये सोचिए कि पहले मान लिया जाए कि मैं एक दूसरा पेन यूज करता हूँ, ठीक है। पहले मान लिया जाए कि हम लोग इस डायरेक्शन में चले, हम लोग का जो है इस डायरेक्शन में वेट, पहले मान लिया जाए कि हम लोग इस डायरेक्शन में चले, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलने के बाद फिर आप टर्न लेते हैं और आप चलते हैं बी के तरफ, आप चलते हैं किधर, बी की तरफ। तो फाइनली ये सोचिए कि आपने पहले ए की तरफ चला, फिर आप बी की तरफ चला, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फाइनली आपने कितना चला, डिस्टेंस नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट से। तो आप बोलेंगे कि मैंने फाइनली चला है ए से लेकर, ए के टेल से लेकर बी के हेड तक, मेरी शुरुआत ए के टेल से हुई थी और जो अंत हुआ है वो बी के हेड तक हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि आपने ए के टेल से बी के हेड तक चला है। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि ए और बी को अगर आप लोग ऐड करते हैं दोनों वेक्टर को, तो जो नेट आएगा डिस्प्लेसमेंट, जो नेट आदमी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ, जो हम लोग ए के टेल से शुरू करेंगे और बी के हेड तक जाएंगे। तो इसी कारण से हम लोग जो रिजल्टेंट भी होता है वो डिफाइन जो करते हैं, डिफल्जेंट डिफाइन करते हैं फर्स्ट वेक्टर टेल से सेकेंड वेक्टर बोलिए लास्ट वेक्टर के हेड तक, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम लोग का रिजल्टेंट में जो लॉजिक लिखा हुआ है वो क्या लिखा है कि फर्स्ट के टेल से आपको शुरू करना है और सेकेंड के हेड तक जाना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इंक हटा दें जो हम लोगों ने यूज़ किया था। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि आखिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और फिर रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है। तो मैग्नीट्यूड मतलब तो हो गया रिजल्टेंट का लेंथ, डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करें कि बेसिकली हम लोग को मैक्सिमम टाइम जरूरत पड़ता है वो पड़ता है कि ये अल्फा, ये ए से कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, और मैग्नीट्यूड में हम लोग निकालेंगे कि आर का लेंथ कितना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जो है वो दिया रहेगा कि ए और बी वेक्टर का एंगल के बीच का एंगल कितना है। तो अगर मैं ए और बी के बीच का एंगल दिखाने की कोशिश करूँ तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही दिखाया था एंगल बिटवीन वेक्टर्स में कि ये जो एंगल होता है जब दोनों का टेल टुगेदर हो वो एंगल होता है ए और बी के बीच का एंगल। तो मैं ए को थोड़ा आगे करूँगा, आगे करने के बाद जो एंगल आएगा उसको मैं बोलूँगा कि ए और बी के बीच का वो एंगल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। हम लोग इसको किस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद मैं क्या बोलूँगा कि जो आर है रिजल्टेंट वो एक राइट एंगल, जो नए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बने हैं उसका हाइपोटेनस है। जो आर है नए राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ठीक है। तो वो हाइपोटेनस कितना होगा, तो किसी तरीके से मैं बेस पता कर लेता हूँ। तो बेस पता, तो ये लेंथ तो आपका ए हो गया, ठीक है। अब ये लेंथ हम लोग को निकालना है कि ये लेंथ कितना होगा। तो ये लेंथ जो है आपका बी लेंथ है।
अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बोला था ये कि आपको शायद मैं याद दिलवा देता हूँ थोड़ा, कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने ये बोल रखा था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में एक थीटा मालूम है, ये हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो जो साइन थीटा होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर आप बोलेंगे वो बोलेंगे एच को उस साइड ले जाकर एच साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो आपका बेस बाई हाइपोटेनस होगा, तो बेस जो हो जाएगा आपका एच कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं यही तरीका यूज करने जा रहा हूँ। आपका इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपको बी वेक्टर से बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, रुकिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपका बी हो गया, तो आप बेस कैसे निकालेंगे? बेस जो आ जाएगा आपको आ जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस निकाले। चलिए इसको हम लोग थोड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं इस वैल्यू को। तो अब हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो हो जाएगा, जो आर है वो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर, ये जो टोटल लेंथ हो जाएगा हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी, बेस जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस जो परपेंडिकुलर हो जाएगा आप देख सकते हैं सीधा बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये आपका बी साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर, और बी कॉस थीटा हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया बेस। चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। अब इसको लिखा जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस जो सेकेंड टर्म होगा बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट का, ठीक है। इसको आप अगर आप अलग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी इसको आप कॉमन लेंगे, प्लस हो जाएगा आपका 2ab कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अगर इसको आप ब्रेक करते हैं तो जो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका फार्मूला रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने का। इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब आपको निकालना हो अल्फ़ा एंगल। तो अगर आपको निकालना हो अल्फ़ा एंगल, रुकिए थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ, ये वैल्यू हटा दिए जाए, हम लोगों ने इसका यूज़ कर रखा है। तो अगर हम लोग ये निकालें कि आखिर ये अल्फ़ा एंगल है कितना, तो अल्फ़ा एंगल निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल में जाऊंगा मैं और लूँगा tan अल्फ़ा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा आप देख सकते हैं बी साइन थीटा जो है ये साइड, बी साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में, और जो है ए प्लस बी कॉस थीटा जो होगा आपका बेस हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा हम लोग बोल सकते हैं वो हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपका अल्फ़ा का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो तो हम लोग tan इनवर्स ले सकते हैं, अदरवाइज अभी के लिए इसको हम लोग इतना ही छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया, ये हो गया आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन वेक्टर ए से, फर्स्ट वेक्टर से, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग क्या फाइनली हम लोग को ये पता चला कि अगर आपको ट्रायंगल के साइड्स को डील करने आता है, ट्रायंगल का साइड्स आप निकाल सकते हैं, दो साइड दिया हो, एंगल दिया हो, तीसरा साइड आप निकाल सकते हैं, तो बेसिकली आप रिजल्टेंट जो होगा दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कोई वेक्टर नई चीज़ नहीं है, ट्रायंगल की तरह है, ओके।
चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैं क्वेश्चन एक सिंपल से देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि आपका एक वेक्टर ए दिया हुआ हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका हो 4 यूनिट, वेक्टर बी दिया हुआ हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका हो 6 यूनिट, और एंगल दोनों के बीच में दिया हुआ हो। सपोज कीजिए कि आपका एंगल हो यहाँ पर 120 डिग्री, ये एंगल दिया हो। तो आपको निकालना हो कि दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, और साथ ही साथ रिजल्टेंट जो है इस एंगल कितना बनाएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड रिजल्टेंट एंड अल्फ़ा। हम लोगों ने अल्फ़ा देख रहा है कि अल्फ़ा क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम लोग फार्मूला सिंपल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्टेंट दिखाना हो तो रिजल्टेंट दिखाना बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपका हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर जो होगा वो होगा रूट ओवर, फार्मूला आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब हो गया 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 6 इंटू, अब जो है एंगल हम लिखेंगे 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो ये वाला एंगल है थीटा, थीटा जो कि है 60 डिग्री। 180 में से अगर 20 कहाँ करेंगे तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम लोग अगर चेक करें तो आ जाएगा आपका 16 प्लस 36 प्लस आपको हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1/2 कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 36 आपका हो जाएगा 60 प्लस 16 76, तो आपको हो जाएगा 76। आप इसको बाहर निकाल सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट से बाहर निकालना चाहते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आप लिख सकते हैं 2√19। ठीक है, आपका वैल्यू हो जाएगा 2√19। शायद ये वैल्यू आपका सही है या ओके। तो चलिए अब हम निकालते हैं टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बी साइन थीटा 6 साइन 60 अपॉन 4 प्लस 6 कॉस 60, जो कि हो जाएगी 6 साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपका √3/2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इंटू 1/2। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी, आपका 3 कैंसिल होगा, ये आपका 3 आएगा, 7 3√3/7। आप अल्फ़ा को tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और हो जाएगी वो tan इनवर्स 3√3/7। अगर आप इन्वर्स फंक्शन नहीं जानते हो मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा इसको, अभी हम लोग वेक्टर फोकस करते हैं। तो आपका अल्फ़ा हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि उस tan 3√3/7 की वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम। ठीक है, चलिए तो हो गया, इससे हम लोग वेक्टर को ऐड्स करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, सपोज कीजिए कि अब हम थोड़ा वेक्टर का एप्लीकेशन देख लेते हैं कि वेक्टर को आखिर कैसे हम लोग रियल में जो फिजिकल एग्जांपल है वैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन ये है, इफ़ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर ईस्ट then he moves 5 kilometer 37 degree any, then find the net displacement of person
ठीक है। तो आपको निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट आदमी का कितना होगा। हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर कर, और मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आई मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन आपका जो, उसको सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे कि आखिर डायग्राम में क्वेश्चन कैसे दिखेगा। सबसे पहली बात, फिजिक्स की सबसे पहली बात यही होती है कि आप क्वेश्चंस को हमेशा डायग्राम में, कुछ भी हो क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। 11th में टेक्निक बहुत काम आता है, ठीक है। आप फिजिक्स को भी यूज कर सकते हैं, मैथ्स को भी बहुत हद तक आप डायग्राम में जितना कन्वर्ट करें आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। तो बोला ये गया है कि पर्सन जो है सबसे पहले ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो सपोज कीजिए कि वेक्टर ये है और ये हो गया 4 किलोमीटर। फिर क्या बोलता है कि यहाँ से फिर से वो आदमी वो मूव करता है 5 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मैंने बता रखा है आपको कि अगर आपको बोलो 30, आपको बोलता है 37 डिग्री एन ई, मतलब आपको जाना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और बेसिकली अगर आप हिंदी में बोलकर देखें तो उसका मतलब होता है कि आपको ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घूमना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ना कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उल्टा बिल्कुल है उसे। आपको घूमना है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आप 37 डिग्री पे जाएंगे तो आप कुछ इस तरह से पहुंचेंगे, और ये हो गया आपका 37 डिग्री। और आपका वेक्टर बी जो है वो है 5 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आदमी का फाइनल पोजीशन यहाँ पहुँचने के बाद। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं करूँगा रिजल्टेंट को जो है ए के टेल से बी के हेड तक दिखाऊंगा और वो आपको हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5। अब इसको लिखना है कॉस 37 डिग्री। अब कॉस 37 की वैल्यू मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है ट्रिग्नोमेट्री वाले में, और वो हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4/5। मैंने ट्रिक भी बताया था कि इसको याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 32, ठीक है। तो 48 प्लस 25 आपका हो जाएगा 73। तो जो आंसर आ जाएगा आपका √73 किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको निकल सकता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एंगल बाय द वे पूछे कि वो फाइनल पोजीशन आदमी का कितना होगा, वो फाइनली किस पोजीशन पे खड़ा होगा स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो tan अल्फ़ा, चलिए हम लोग थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको निकालना हो अल्फ़ा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, tan अल्फ़ा की वैल्यू, tan अल्फ़ा विल इक्वल टू बी साइन 37 थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 37 डिग्री। तो वो हो जाएगा आपका b5 साइन 37 हम लोगों ने याद रखा है 3/5 अपॉन ए जो होगा आपका हो जाएगा 4 प्लस बी कॉस 37 जो हो जाएगा, बी आपका हो गया 5 इंटू 4/5, ठीक है। 5 आप कैंसिल कर सकते हैं तो हो जाएगा 3/16। तो आप बोल सकते हैं अल्फ़ा जो हो जाएगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/16। ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में एग्जैक्टली लिखना हो तो जो रिजल्टेंट हो गया, हम लोग बेसिकली ये बोल सकते हैं रिजल्टेंट जो हो जाएगा √73 किलोमीटर एंड tan इनवर्स 3/16 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ये जो एंगल है अल्फ़ा वो है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। जो एंगल लिया गया है ईस्ट डायरेक्शन से लिया गया है और किस डायरेक्शन लिया गया है, नॉर्थ डायरेक्शन। आप देख सकते हैं अल्फ़ा को डायग्राम में।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अगले टॉपिक पे। चलिए क्वेश्चन ये है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन आने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड if acts on a point such that their resultant is also same as individual force, then find the एंगल बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो फोर्स है। ठीक है, दो फोर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड एफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है। ठीक है, अब ये बोला है कि अगर दोनों फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हों और इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी एफ के इक्वल ही आ रहा है, जो कि इंडिविजुअल फोर्सेज हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो भी एफ के इक्वल ही आ रहा है। तो आपसे बोला गया है कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी मैथमेटिक सॉरी बिना किसी डायग्राम का यूज़ किए सबसे पहले फार्मूले से बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ये दिया गया है कि एफ का जो रिजल्टेंट है वो भी, दोनों एफ का जो रिजल्टेंट है वो भी एफ ही है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट होता है फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस, हम लोग काफ़ी बड़े फार्मूला लिख चुके हैं, अब मुझे लगता है कि छोड़ना होगा फार्मूला लिखना। ठीक है, रिजल्टेंट भी एफ है और दोनों फोर्स भी एफ ही हैं, तो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, चलिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, तो एफ स्क्वायर विल इक्वल टू, इसको हम लोग बोलेंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे तो अगर हम लोग एफ काट कॉमन ले लिया जाए, काट दिया जाए, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और -1/2 आपको याद रखना होगा, थीटा का वैल्यू होता है 120 डिग्री। कॉस थीटा अगर -1/2 हो तो थीटा की वैल्यू आती है 120 डिग्री। ये थोड़ा ऑब्ट्यूस एंगल है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वक्त के साथ धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिक्स से आपको ऐसे डील करना है। लेकिन सोचिए कि एक बात तो यहाँ है कि जो वेक्टर होते हैं, तो दो वेक्टर्स और उसका रिजल्टेंट तीनों मिलकर जो है हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं। तो सोचिए, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि यहाँ पर जो दोनों वेक्टर्स हैं, यहाँ पर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर मेथड 2 अगर हम लोग बात करते हैं, तो दोनों वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर एफ है, दूसरा वेक्टर भी एफ है और रिजल्टेंट भी एफ है। तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर मैं एक साइड को ये ले लूँ, दूसरा साइड आपको ऑब्वियस है कि हेड टू टेल में तो अरेंजमेंट करना ही है, तो अगर आप दूसरे साइड को भी एफ ही लेते हैं, ये आपका एफ हो जाएगा। वेट, थोड़ा इसको क्लियर कर लिया जाए। तो एक एफ ले लिया, दूसरे साइड को भी एफ लिया, और रिजल्टेंट जो है, जो कि फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड तक आता है, वो भी एफ ही है। तो तीनों आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, मैं वेक्टर साइन नहीं दे सकता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैं इक्वल बोल रहा हूँ कि तीनों का मैग्नीट्यूड जो इक्वल हो गया।
तो इस तरह से तीनों मिलकर जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो आप साफ देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का जो है इस वेक्टर के बीच का एंगल वो है 60 डिग्री, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। 60 डिग्री मैंने बोल रखा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग तभी बोल सकते हैं जो दोनों का है, तो टेल टुगेदर नहीं तो हेड टुगेदर हो। तो ध्यान से भी, गलती से भी आप 60 ना बोलें। वो एंगल जो होगा इसको आगे बढ़ाने के बाद जो एक्सटर्नल एंगल ये आता है वही होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, जब आपका टेल टुगेदर हो, जब वो क्या हो, टेल टुगेदर, तो यहाँ पर जो थीटा होगा 120 डिग्री नॉट 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया। एक और क्वेश्चन थोड़ा ध्यान वाली, एक नोट है, हम लोग ऐसा याद रखते हैं, इसको नोट की तरह याद करते हैं, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन या बोल सकते हैं नोट भी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हम लोग को पूछा क्या जाता है कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट का फार्मूला लिखा जाए तो रिजल्टेंट हम लोग बोल सकते हैं होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट होता है। तो अगर आपको आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आर की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ए और बी तो उसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, आपको चेंज क्या करना है, आपको थीटा चेंज करना है, मतलब कि दो वेक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अरेंज करने हैं। या तो आप ऐसे अरेंज कीजिए, ऐसे अरेंज कीजिए, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अरेंज करने हैं। तो थीटा आपका वेरिएबल है, तो अब आर की वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकती है जब आपका कॉस थीटा का वैल्यू हो मैक्सिमम, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका +1। तो आर मैक्स निकालने के लिए क्या मैं करूँगा कि आर मैक्स निकालने के लिए मैं कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखूँगा, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा हो गया 1। ये जो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, और उसको आप रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी। मतलब फाइनली ये हो गया कि जो आर की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी के बराबर, मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। और अगर इस बात को आप डायग्राम से ही सोचने की कोशिश करें तो बिल्कुल ही आसान बात है। आसान बात यह है कि अगर आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम देखना चाहते हो तो आप एक वेक्टर को ऐसे रखेंगे, दूसरे वेक्टर को आप ऐसे रखेंगे, जो रिजल्टेंट जाएगा वो फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड तक जाएगा। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट जो होगा आप साफ देख रहे हैं कि वो हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर। जो रिजल्टेंट का लेंथ होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा, मतलब, और थीटा भी है आपका 0 डिग्री। यहाँ पर हम लोग यही भी ध्यान रखें कि थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी आर की मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगी, और थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री। मतलब आप थीटा 0 रखेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। चलिए अब हम लोग को अगर बात करना हो कि आर की मिनिमम वैल्यू कितना होगी, तो आर की अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आप निकालेंगे कॉस थीटा जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और कॉस थीटा मिनिमम होता है वो -1, 0 नहीं बोलते हैं, -1 बोलते हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी -1। तो अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू -1 रखते हैं तो आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू √ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का वैल्यू -1। तो हम लोग यहीं पे माइनस पुट करते हैं। ठीक है, माइनस पुट करने के बाद जो कि हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन रूट लेने के बाद आपका आ जाएगा a माइनस बी। हाँ, एक बात है ना कि इसके ऊपर हम लोग मॉड लगाते हैं कि रिजल्टेंट जो है आर जो है रिजल्ट, हम लोग रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड मतलब होता है किसी वेक्टर का लेंथ, और किसी वेक्टर का लेंथ हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग मॉड लगाते हैं क्योंकि यहाँ ए भी बड़ा हो सकता है या फिर बी भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग ऐसे भी गेस कर सकते थे कि आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी -1। क्यों होगी -1 वैल्यू, तो आप सोचिए ऐसे कि अगर आपका एक वेक्टर ए ऐसे हो और ए और बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं बी को बिल्कुल ही रिवर्स डायरेक्शन में रखूँगा। ठीक है,
तो उस कारण से जो है ए बी ऐड होने के बजाय हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये होगा आपका आर। और आर की जो वैल्यू हो जाएगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए से बी को घटाने पे मिलेगी, ठीक है। तो होगा आर की मिनिमम वैल्यू। और इस कंडीशन में थीटा जो होगा होगा 180 डिग्री, आपका एट थीटा की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री पे होगी, तो आपका आएगा आर का मिनिमम वैल्यू। चलिए हम लोग यहाँ भी लिखते हैं कि एट थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तो आर की मिनिमम वैल्यू आएगी। आप साफ देख सकते हैं क्योंकि ए का डायरेक्शन ये है आपका, बी का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वहाँ पर 180 डिग्री है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एट थीटा इज इक्वल टू 180 कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है आपका -1। तो फाइनली हम लोग को ये ध्यान रखना है बात कि कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो लाई करता है ए माइनस बी के से लेकर, ए माइनस बी के मॉडल से लेकर वो छोटा होता है ए प्लस बी तक। मतलब ये होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया आपका रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू। रिजल्टेंट इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर सकता है, ठीक है। थोड़ा इसको और डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि हम लोग को वेक्टर थोड़ा ज़्यादा ट्रीट करना है। हम लोग को जब न्यूटन्स लॉ में यूज़ करना होगा तो ये तो अगर आप वेक्टर में जितना ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि आप ऐसे भी जाने सोचें कि वेक्टर का रिजल्टेंट कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, और मैं बी को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रख कर देखता हूँ, ठीक है। अभी आपका आर इतना है, R1 सपोज कीजिए, ठीक है। ये B1 फर्स्ट कंडीशन है आपका। चलिए मैं भी को थोड़ा और इधर ले आता हूँ। रिजल्टेंट आप देखेंगे कि R2 ऐसे चला गया, आपका R2 होगा। B को थोड़ा और बढ़ाया जाए, एंगल को थोड़ा और इस तरह से ले जाया जाए, रिजल्टेंट आपका है ऐसे होगा। फिर थोड़ा B को बढ़ाया जाए, मैं लेंथ बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं बस एंगल को चेंज कर रहा हूँ। एंगल को एक्चुअली मैं घटा रहा हूँ, एंगल को, एंगल बिटवीन वेक्टर्स को, क्योंकि हम लोग बाहर का एंगल लेते हैं। तो रिजल्टेंट इतना हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा बी उस डायरेक्शन में जाता जाएगा रिजल्टेंट उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बी जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एंगल जो है, एंगल जो कि होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये होता है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जितना घटते जाएगा रिजल्टेंट उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो फाइनली आपको ये एक पॉइंट ध्यान रखना है कि किसी वेक्टर का रिजल्टेंट इस तरह से वैरी करता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। अब आप लोग ये पूछ रहे हो कि सर ये आपका पैरेललोग्राम लॉ कब खत्म होगा। तो एक्चुअली में एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैंने भले ही वहाँ एडिशन हेडिंग दिया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक ही चीज़ है। तो इसलिए मैं तुरंत इसको ट्रायंगल लॉ में एडिशन ही पढ़ाऊंगा और ट्रायंगल लॉ में सब्ट्रैक्शन भी एक ही साथ खत्म करते जाऊँगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर थोड़ा पढ़ाया है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, एडिशन ही है। कैसे एडिशन है, जिस तरह से आप नंबर्स को ऐड करते हैं, आप बोलते क्या हैं कि 2 प्लस आपका ऐसा चाहिए कि 2 + 5 जो है, ये बोलिए कि वेट थोड़ा और इसमें मज़ा नहीं आ रहा है इस एग्जांपल में। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आप सोचिए कि 5 + 2 जो होता है आपका 7, एडिशन है। लेकिन आपको बोले कि कोई 5 - 2 क्या है, तो आप बोले 3, ये सब्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल पे सोचेंगे तो आप सोचिए कि ये भी एक एडिशन ही है, जिसमें आप कर क्या रहे हैं कि 5 5 फिर से मज़ा नहीं आ रहा, वेट इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। आप कर क्या रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 5 में आप -2 को ऐड कर रहे हैं। भले ही हम लोग बचपन में पढ़ते कि सब्ट्रैक्शन है, लेकिन जब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग ये सोच रहे कि 5 में हम लोग -2 को क्या कर रहे हैं,
ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण ये 3 आ रहे हैं। तो सेम लॉजिक जो है हम लोग यहाँ पर भी यूज करने जा रहे हैं कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो आर डैश, जो कि है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं आर डैश सब्ट्रैक्शन से नहीं निकालूंगा, आर डैश एडिशन से निकालूंगा, जो कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिखूंगा। मतलब आपको ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो अब हम लोग को सीखना है कि माइनस बी वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखें, किसी वेक्टर में माइनस साइन आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाय मल्टीप्लाइंग -1 द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बिकम्स रिवर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बिकम्स रिवर्स, ये आपको बस ध्यान रखना है। अगर आप -1 मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में, तो जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम लोग लेते हैं दो वेक्टर्स, एक हो गया आपका वेक्टर ए, दूसरा हो गया आपका वेक्टर बी। मैं ऑलरेडी टेल टुगेदर कर लेता हूँ टेल हेड मैनर में, वेक्टर बी, और दोनों के बीच का आपको एंगल दिया हुआ हो थीटा। तो आपको ए और बी दिया हुआ हो और आपको बोल दे कि आपको निकालना है एक आर डैश वेक्टर जो कि ए माइनस बी वेक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज लाऊंगा। मैं कहूँगा कि ए वेक्टर को तो ऐसे ही छोड़ना है और बी में माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना है -1। तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करना जो होगा वेक्टर बी वो माइनस बी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि -1 मल्टीप्लाई करने से बस डायरेक्शन रिवर्स होता है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप 5 में -1 मल्टीप्लाई करते हो -5 आता है, तो -5 का बस जो साइन हो गया चेंज हो गया है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो अभी भी बी ही होगा। तो इस तरह से आपका वेक्टर हो गया वेक्टर बी। अब ट्रायंगल और बोलता क्या है कि आपको फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड तक जाना है, तो आप बोलेंगे कि ये हो गया आपका वेक्टर आर डैश। ठीक है, अब हम लोग को दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए चाहिए क्या, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि आपका ए और बी ही है, और दोनों के बीच का एंगल। तो अभी आपको ऐड क्या करना है, ऐड करना है वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी को, वेक्टर ए में ऐड करना है आपको वेक्टर माइनस बी को। तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो बी ही है, लेकिन अब देखते हैं कि ए और बी का मैग्नीट्यूड मालूम, अब देखते हैं ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो थोड़ा ए को इमेजिनरी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बोलेंगे कि आप आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल मिलेगा वो ए और बी के बीच का एंगल मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही आसान है। अगर आपका ये एंगल थीटा है इस फर्स्ट डायग्राम में, तो ये जो एंगल होगा एंगल बिटवीन ए और माइनस बी, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। तो आओ आपके पास ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा है। तो जो हम लोग फार्मूला यूज करने जा रहे हैं बिल्कुल रिजल्टेंट वाला यूज करेंगे, लेकिन रिजल्टेंट का नाम आर डैश देंगे और बोलेंगे कि जो फार्मूला हो गया वो ए स्क्वायर वेक्टर प्लस बी स्क्वायर वेक्टर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, कॉस, और दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो तो देखा ही होगा ट्रिगोमेट्री का, ट्रिगोमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने ये बता रखा है कि कॉस 180 माइनस थीटा, 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं बोलूँगा कि आर डैश जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि होता है कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर डैश। ठीक है, और अगर आपको निकालना हो कि दोनों जो है
अल्फ़ा डैश कितना होगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ही निकाला था। तो अल्फ़ा डैश निकालने के लिए मैं वही फार्मूला यूज करने वाला हूँ और बोलूँगा टेन अल्फ़ा डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा के जगह पे लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, जो कि हो जाएगा इस यहाँ पर ए साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका अल्फा डैश निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि ए और बी का रिजल्टेंट के बीच का एंगल और ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता कोई दिक्कत है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसको। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are in such a way that magnitude of a vector plus b vector is equal to magnitude of a vector minus b vector, then find angle between vector a and vector b। मतलब ये बोला जा रहा है कि दो वेक्टर ए और बी इस तरह से हैं कि दोनों को ऐड कर कर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है और दोनों को जो सब्ट्रैक्ट कर कर मैग्नीट्यूड आ रहा है, दोनों का दोनों एक ही है। देखिए वेक्टर में ऐसा भी होता है कि आप ऐड भी करो तो उतना ही आ रहा है, सब्ट्रैक्ट भी करो तो उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो मैं सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो बिना किसी हाँ बिना किसी क्या बोलते हैं डायग्राम का ही बनाऊंगा, ठीक है। क्या तो डायग्राम का बनाऊंगा, ठीक है। तो बोला ये गया है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो आप a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बेसिकली आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2ab भी कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली आप बोलेंगे कि 2 कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, या बोलिए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, गलती से भी 0 नहीं बोलना है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। मतलब आप अगर ए और बी को रखते हैं परपेंडिकुलर तो उसमें ए और बी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा मेथड 2 डायग्राम से बना लेते हैं। तो डायग्राम ये बोलता है कि सोचिए कि ए और बी कैसे हम लोग ए और बी को अरेंज कर जाए ताकि ए और बी को ऐड करने पे भी और ए बी को सब्ट्रैक्ट करने पे इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो सिंपल सी बात है कि देखिए 90 रखने से फ़ायदा ही आता है कि अगर वेक्टर ये इस तरह से है तो वेक्टर बी तो यहाँ होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट आर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वेक्टर माइनस बी को आप रखते हैं तो जस्ट डायरेक्शन को आप रिवर्स करते हैं, हो गया वेक्टर माइनस बी। तो वेक्टर ए माइनस बी का रिजल्टेंट जो होगा वो आर डैश होगा। आप साफ साफ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ए प्लस बी का जो है आप साफ साफ इस डायरेक्शन में देख सकते हैं कि जो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग को थोड़ा डायग्राम में देख सकते हैं कि r की वैल्यू और लेंथ और r डैश की लेंथ सेम है, ठीक है। मतलब आपको ये डायग्राम से ही पता चलता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ही होगी, ओके। एक और क्वेश्चन थोड़ा देखा जाए तो एक कंक्लूजन याद रखा जाए। इस क्वेश्चन को थोड़ा कंक्लूजन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और ध्यान रखना है हम लोगों को ताकि हम लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आसानी हो, ठीक है। कंक्लूजन ये है, यह सोचिए कि क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सपोज मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखता हूँ, इफ़
ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या है, कम है। ठीक है, कम है या ज़्यादा है, आप कुछ भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में। बोला है कि ए प्लस बी के बीच जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। देन कंडीशन ऑफ थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल है उसका कंडीशन क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग बस डायग्राम से बनाते हैं, बहुत हो गया मैथ को हम लोग ऊपर तरह से डील कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए कि ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा इसमें ज़्यादा रखा गया है, तो हम लोग कैसे रखें। सोचिए कि ए ऐसा वेक्टर होगा, बी ऐसा वेक्टर अगर होगा, ठीक है, तो ए और बी के बीच का रिजल्टेंट इतना होगा आर। ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट। ए माइनस बी का रिजल्टेंट किधर आएगा, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर और ये आपका हो जाएगा आर डैश। तो देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, इस डायग्राम देख सकते हैं कि अगर आप ए और बी के बीच का जो एंगल है, ए और बी का जो एंगल है वो एक्यूट लेते हैं, तो उस केस में ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा आएगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। साफ साफ आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल्स के साइड को। मतलब जो कंडीशन होगा थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री पे तो आप देख ही चुके हैं कि 90 डिग्री जब होता है तो उस समय ए और प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है। ठीक है, तो कंडीशन ये होगा थीटा। लेकिन अब पूछे कि अब कब छोटा होगा, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं ऐसा। तो अगर हम लोग एक थोड़ा और एनालाइज किया जाए क्वेश्चन को, तो ये बोल सकते हैं कि अगर आपका एक वेक्टर ये है, वेक्टर ये हो गया, और ये आपका वेक्टर बी कुछ इस तरह से है, ठीक है, वेक्टर भी इस तरह से है, तो उस केस में आपका ये उस जगह आर हो जाएगा और माइनस बी वेक्टर को आप पीछे लाएंगे, थोड़ा और पीछे लाया जाए, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो ये वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर आर डैश। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो थीटा है, यहाँ पर जो क्या है थीटा है, वो थीटा ऑब्ट्यूस है, और ऑब्ट्यूस होने के केस में जो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। मतलब एडिशन कम होता है और सब्ट्रैक्शन ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए एक सवाल है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब नहीं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमेशा है वो कम ही आएगा एडिशन से। ठीक है, वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। अगर थीटा ऑब्ट्यूस हुआ तो सब्ट्रैक्शन ही ज़्यादा होगा एडिशन से, सब्ट्रैक्शन ही क्या होगा, ज़्यादा होगा इस केस में। तो अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेक्टर इफ़ ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होता है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, तो उस केस में कंडीशन ये है कि आप कंडीशन को बोल सकते हैं कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ए प्लस बी बड़ा होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो दोनों बराबर होंगे, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ए प्लस बी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया ट्रायंगल लॉ। हम लोग ट्रायंगल लॉ में वेक्टर एडिशन पढ़ लिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, ठीक है, क्वेश्चन भी कुछ कर लिए। मैं बाकी सारे क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए खुद से इसी बेसिस पे। ठीक है, तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम में एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बेसिस यही है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा आपका पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे रेजोल्यूशन वेक्टर पे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, नल वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपका नेक्स्ट क्लास में मैं जो शुरू करूँगा वो करूँगा पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।